आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दोस्तों हम बात करेंगे। तो वर्ल्ड बैंक ने ये डिसाइड किया है कि अब भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं निकलेगा। लेकिन ऐसा क्यों किया है? वर्ल्ड बैंक जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस निकालता है, इसका मतलब क्या है? भाई देखो, इसमें एथिकल इश्यूज थे, ठीक है ना। 2018-2020 का एडिशंस जो प्रिपेयर किया गया था उसमें एथिकल इश्यूज जो थे वो पाए गए थे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अक्सर जो है, जो देश ऊपर रहते हैं उनमें भर भर के बिजनेस आएगा, खूब पैसा आएगा, जबरदस्त पैसा आएगा, लेकिन जो नीचे रहेंगे नहीं आएगा। तो भाई मैं अपनी रैंक ऊपर बनवाने के लिए, आप समझ ही सकते हो ना मैं क्या क्या कर सकता हूँ। पैसे दे सकता हूँ, घपलेबाजी कर सकता हूँ, अगर मैं ताकतवर देश हूँ तो इसमें जो एलिगेशंस हैं, इट इज सराउंडिंग क्रिस्टैलिना जॉर्जिएवा, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, ठीक है। और यही प्रॉक्सिमेट रीजन है ताकि इस पब्लिकेशन को स्क्रैप किया गया, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड बैंक 2018 में रही थी। तो अब इनके ऊपर आरोप लगा है कि दे हैव एक्सर्टेड प्रेशर ऑन द इंटरनेशनल टीम वर्किंग इन दी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कि चाइना की रैंक ऊपर लेके आओ। पता है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये आरोप लगा है इनके ऊपर कि भैया चाइना को ऊपर लेके आओ। अब कैसे लेके आएंगे? मैनिपुलेट करो डेटा को। और ऐसे ही इनरेगुलरिटीज सऊदी अरेबिया, अजरबैजान, यूनाइटेड अरब अमीरात में देखने को मिली। क्यों? पैसा, सारी खुशी पैसा 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 दे दिया होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो 2002 में इसको लॉन्च किया गया था और इसमें बिजनेस रेगुलेशंस एनफोर्समेंट 191 इकोनॉमीज में देखा जाता है। सिलेक्टेड सिटीज, सब नेशनल और रीजनल लेवल पे देखते हैं। उसके बाद फिर डोमेस्टिक, स्मॉल और मीडियम साइज कंपनीज को देखा जाता है। रेगुलेशंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये एक रैंकिंग सिस्टम है। अभी मैं आपको समझा दे रहा हूं बहुत आसानी से, पहले आप ये देख लीजिए। स्टैब्लिश बाय द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। हायर रैंकिंग का मतलब यही है, बिजनेस बढ़िया है, सिंपल रेगुलेशंस है। भारत की 63rd पोजीशन पे आ गया था। भारत की 2014 में 142 थी और 2020 में भारत 63वीं पोजीशन पे आ गया था। बहुत बढ़िया। इससे आप समझ सकते हो ये दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ बिजनेस। जैसे मेरा स्टार्टअप है, मेरा बिजनेस है खुद का, मैंने स्टडी ग्लोज एजुकेशन प्राइवेट कंपनी स्टैब्लिश कर ली है। तो भाई मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई, ठीक है ना। अब उसका रेगुलेशन अच्छे से हुआ कि नहीं ये देखता है। भारत में दिक्कतें आती है, मुझे भी आई थी, ठीक है। तो लाइफ साइकिल ऑफ अ कंपनी, कितनी आसानी से आप बिजनेस खोल सकते हैं। उसके बाद बिजनेस खोल लिया, कितनी बढ़िया तरीके से आपको लोकेशन मिल जाएगी, आपको कंस्ट्रक्शन परमिट मिल जाएगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, क्योंकि भाई आप कमर्शियल प्लेस ले रहे हो ना, और वह सब कुछ कमर्शियल होगा, इलेक्ट्रिसिटी कमर्शियल होगी। कमर्शियल प्लेस और रेजिडेंशियल प्लेस में फर्क होता है। जैसे अगर आप मान लीजिए कॉलोनी में रह रहे हो और आपको लगा कि एक काम करता हूं मैं अपने घर को ही ऑफिस बना देता हूं, नहीं हो पाएगा। जिस भी आप कॉलोनी में रह रहे हो ना, म्युनिसिपल से आपको जाके, नगर निगम से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। वो परमिशन ही नहीं देगा आपको, क्योंकि वो रेजिडेंशियल एरिया है। वहां पे थोड़ी ना फैक्ट्री लगा दोगे, अगल बगल वाले आपकी हालत खराब कर देंगे। देन प्रॉपर्टी को रजिस्टर कैसे आप कर सकते हो, ये गेटिंग लोकेशन में। देन उसके बाद फाइनेंस, कितनी जल्दी आपको बैंक पैसा दे देगा, है ना, कितनी जल्दी आपको पैसा मिल जाएगा। और उसके बाद जो माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स हैं, जैसे भारत में मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, इन सबको कैसे आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, इनके बिजनेस को कैसे आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। देन डे टू डे ऑपरेशंस, भाई टैक्सेस आप अच्छे से पे कर रहे हो कि नहीं, टैक्स में कोई दिक्कत तो नहीं है, टैक्स बढ़िया है, टैक्स स्लैब बढ़िया है। देन ट्रेड अक्रॉस द बॉर्डर कैसे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टिंग विद द गवर्नमेंट, सरकार के साथ किस तरीके का हिसाब किताब है आपका। देन एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कितना बढ़िया आप एनफोर्स करो, कॉन्ट्रैक्ट कितना जबरदस्त है, ठीक है। तो ये सारी चीजें। उसके बाद इंसॉल्वेंसी, अगर आप बैंकरप्ट हो जाते हो तो वो कितनी जल्दी रिजॉल्व हो जाती है। तो सबसे पहले आपको बिजनेस खोलना है, ठीक है। स्टार्टिंग अ बिजनेस, एम्प्लॉइज आपको रखने हैं। देन गेटिंग अ लोकेशन, भाई कंस्ट्रक्शन परमिट, इलेक्ट्रिसिटी जो मैंने आपको बताया। देन क्रेडिट, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी, डे टू डे, समझ गया ना। इस तरीके से ये सब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आ जाता है। तो अब वही इश्यूज क्या रहे, सबसे पहले इरेगुलरिटीज। तो 2018-2020 में ये पाया गया कि चाइना ऊपर, शो चिंग चोंग, शी जिनपिंग, शी हुजूर करते हुए ये पाई गई जॉर्जिया पता नहीं क्या नाम था, नाम ही इतना खतरनाक है। सऊदी अरेबिया, यूएई, अजरबैजान, ये सब के सब डिक्टेटरशिप कंट्रीज हैं। डेवलप्ड कंट्रीज है नो डाउट, बट यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है।
देन लिबर्टेरियन बायस। अब देखिए इनका थोड़ा सा बायस देखने को मिला है। लिबर्टेरियन, देखिए आपको हर एक चीज को देख के चलना है। अब लिबर्टेरियन क्या होता है, लिबर्टेरियनिज्म क्या होता है? लिबर्टी जो मतलब फ्री मार्केट, ऑटोनॉमी, एक तरीके से जो आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी के कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करे, ठीक है ना। लेकिन आपको हर एक चीज लेके चलनी है ना, आप इनके हिसाब से तो सोच नहीं सकते, ठीक है ना। ये जरूरी है भाई, हर एक इकोनॉमी में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है तो उसमें लिबर्टेरियनिज्म, लिबर्टी तो जरूरी है ही है, ठीक है। तो वही चीज है। देन उसके बाद स्ट्रक्चरल सोशल पॉलिटिकल इश्यूज को इग्नोर करना, ठीक है। एक तरीके से गेमिंग सिस्टम है इनका कि कौन कितने ऊपर जाता है। भाई रियल और लास्टिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आप लाते नहीं हो, इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, इसमें सोशल, इसमें स्ट्रक्चरल। ऐसा पाया गया है कि कुछ देश जैसे अफ्रीका के कुछ देश ठीक कर रहे हैं, उसके बावजूद उनको नीचे रैंक मिली है, ठीक है। वहीं कहीं कहीं जगह, कहीं कहीं यूरोप में जैसे चाइना में भाई पॉलिटिकल इश्यूज बहुत ज्यादा है, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चरल इश्यूज बहुत, स्टिल उनको बहुत ऊपर रैंकिंग मिली है, ठीक है ना। इसको इग्नोर पूरी तरीके से किया हुआ है। देन वन साइज फिट्स ऑल, ठीक है। अब वही बताया ना कि इसका मतलब देखिए वन साइज फिट्स ऑल का मतलब हर एक देश अलग अलग है ना, वहां का माहौल अलग अलग है। हम सऊदी अरब या गल्फ कंट्रीज में जाके हम ये नहीं सोच सकते कि यहां पे खूब सारा पानी होगा, क्योंकि वहां पानी नहीं है, तो हम उस हिसाब से पॉलिसी नहीं बना सकते, है कि नहीं। सबकी आइडियोलॉजी अलग है, ठीक है, अलग है। मतलब यू कैन नॉट अप्लाई दिस पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। ओके, अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को हो सकता है, जैसे सऊदी अरेबिया ही आप देख लीजिए, पूरा डेजर्ट एरिया, क्या जबरदस्त डेवलपमेंट है वहां पे। तो ये चीज है। तो वही है कि अगर भारत की बात करें तो क्रिटिकल लैगिंग ऑन क्रिटिकल पैरामीटर्स, भाई स्टिल इंडिया जो है वो अभी भी बहुत पीछे है बहुत बड़े बड़े देशों से। क्रिटिकल मैट्रिक्स जैसे बिजनेस, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, रजिस्टरिंग, भारत में कॉन्ट्रैक्ट की कोई इज्जत नहीं करता दोस्तों, कोई भी इज्जत नहीं करता। देन हाई टेरिफ एंड प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, भारत के टैरिफ और ट्रेड रेगुलेशन जो है ये नॉन ट्रांसपेरेंट है और काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। तो बहुत सारे अमेरिकन इन्वेस्टर्स, देखो प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है, जैसे मान लो कि भारत ने, मैंने यूपीएससी का कोर्स बनाया, अब अमेरिका भी यूपीएससी का कोर्स बनाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा देखिए सरकार, हम यूपीएससी का कोर्स इतना बढ़िया बना रहे हैं, आप अमेरिका को हमारे मार्केट में मत आने दीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा ना, हमारी रोजी रोटी चली जाएगी। तो भारत क्या करेगा, अमेरिका के इस प्रोडक्ट पे ढेर सारा टैक्स लगा देगा, तो अपने मार्केट को भारत प्रोटेक्ट करेगा ना। हाई टैरिफ्स और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अमेरिका भारत पे इल्जाम लगाता रहता है, तभी हम यहां पे इन्वेस्ट नहीं करते, ठीक है। और एक्सपोर्टर जो है दे हैव लिमिटेड एक्सेस टू द मार्केट। फिर डब्ल्यूटीओ की भी वाली बहुत इशू है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, अभी तक भारत जो है वो जो रेड लाइट, वो क्या एम्बर बॉक्स सब्सिडी जो है उसके अंदर आता है ना। भारत जो है अभी भी ये जो फूड सिक्योरिटी चला रहा है, इतने कम दामों पे वीट, राइस, ये सब जो दे रहा है, ये मार्केट डिस्टॉर्ट कर रहा है, ये तो डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। तो इसीलिए भारत में दिक्कत है। फिर अनस्टेबल पॉलिसी एनवायरमेंट, ठीक है। अब जैसे टेलीकॉम सेक्टर, लार्ज एमएनसीज आई, जैसे ही सेक्टर खोला, एफडीआई, खूब एफडीआई आया, टेलीकॉम इन्वेस्टर्स, बाहर लोगों ने खूब पैसा कमाया, लेकिन बहुत जल्दी आधे से ज्यादा लोग भाग गए, है ना। कि यहां पे टेलीकॉम हर वक्त तो आप पॉलिसी चेंज करते रहते हो कुछ ना कुछ। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सी पोर्ट, पावर ग्रिड्स, टेलीकॉम उतना अच्छा नहीं है, ये हमको भी पता है, ये आप देख ही सकते हो, कहीं पे भी आप भारत में चले जाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ऐसी की तैसी, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कुछ भी यहाँ पे इज्जत नहीं है। लोकल लॉज हैं जनरली कंपैटिबल विथ यूरोपियन यूनियन एंड अमेरिका, बट ज्यादा कोई खास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम सेफ गार्ड करने में नाकामयाब रहे, मतलब कामयाब नहीं हो पाए। वर्ल्ड बैंक के बारे में क्विक फैक्ट, 1944 में इसको क्रिएट किया गया था एज द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन। जो वर्ल्ड वॉर 2 में बर्बाद हो गए तो जो भी देश, उनको लोन्स दिया, आईएमएफ बना, इनको ब्रेटन वुड्स बोला जाता है। 189 मेंबर्स हैं और इंडिया, भारत भी एक इस वर्ल्ड बैंक का मेंबर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो भाई इसमें मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ए इज द करेक्ट आंसर। ये आप देख सकते हैं, इसमें टोटल 10 पैरामीटर्स होते हैं।
तो सिग्निफिकेंस ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप समझा ही लेंगे, डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप समझा लेंगे, उसको क्यों रोका गया ये भी आप समझा लेंगे। थैंक यू सो मच।